आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 229 किस्सा सुन चुके हैं और अब 230 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। इतने यकीन से ये बात मत कहो, हो सकता है किसी ने तुम्हें देख लिया हो। ये बात इसलिए खारिज इम्कान है कि मैं मेकअप में हूँ और मेरे मौजूदा मेकअप से मेरी साथी के अलावा कोई भी वाकिफ नहीं और ये पूरे वक्त मेरे साथ रही है। पीटर की आंखें फरते हैरत से फैल गई। तुम बड़ी हैरान कुन बातें कर रहे हो। तुम्हारे लिए ये बातें हैरान कुन है और मेरे लिए इंतहाई तशवीश का बायस है। ये किसी किस्म की साजिश भी हो सकती है। साजिश? पीटर ने हैरत से कहा, इसका तो कोई इम्कान नजर नहीं आता। इस तरह कोई तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश करेगा? जिस शख्स ने फोन पर तुम्हें मुतला किया है उसे ये बात कैसे मालूम हुई कि तुम ओलिवर या हारून राबिल से इंतकाम लेना चाहते हो? ये बात तो वाकई गौर तलब है, मगर ये सवाल अपनी जगह कायम है कि इसमें साजिश का कौन सा पहलू हो सकता है। मुमकिन है कोई मेरी सरगर्मियों पर नजर रखने का ख्वाह हो और उसने इसलिए मुझे ठिकाना फराहम करने का इंतजाम किया हो ताकि मुझ पर आसानी से नजर रख सके। ये बात समझ में तो आती है, मगर ये कोई ऐसी बात तो नहीं जिसका तदराक ही मुमकिन ना हो। जब तक ये मालूम ना हो जाए कि सरकत की पुष्ट पर कौन है, इसका क्या तदराक किया जा सकेगा। लेकिन मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को तैयार हूँ। तुम मुझे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे? मैंने हैरत से कहा, क्योंकि तुम तो खुद इन लोगों से निमटने के लिए सारे के मुतलाशी हो। क्योंकि मैं तुम्हें महफूज रिहाइश का फराहम कर सकता हूँ। दूसरों की नजरों से छुप कर तुम अपना काम जारी रख सकोगे। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए काम करने की हामी नहीं भरी है। फिर तुम मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रहे हो? इसलिए कि तुम मेरे दुश्मनों के दुश्मन हो और इस एतबार से मेरे दोस्त हुए। मेरे लिए काम नहीं करोगे तब भी मेरे दुश्मनों के खिलाफ तो काम कर ही रहोगे। मेरे लिए काम नहीं करोगे तब भी मेरे दुश्मनों के खिलाफ तो काम करते ही रहोगे। और मैं किसी भी ऐसे शख्स को जो उन दोनों या उनमें से किसी एक के खिलाफ काम कर रहा हो, हर किस्म की सहूलत फराहम करने को बिल्कुल तैयार हूँ। और ये तुम पर कोई एहसान नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी तस्कीन के लिए मुझसे ताउन करोगे, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को तुम्हारा ममनून एहसान होने से नहीं रोक सकूंगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि तुम्हारे किसी काम आ सकूं। इसलिए तुम मुझे ये बता दो कि तुम उन दोनों अफराद से इंतकाम लेने के क्यों दर पे हो, ताकि मैं तुम्हारा साथ देने या ना देने के बारे में गौर कर सकूं। हारून राबिल ने तो मुझे 12 ज़िक पहुंचाई। हालांकि हमारे कारोबार अलग अलग थे, लेकिन ये उसकी फितरत है। दूसरों को ख्वाह मुख्वाह नुकसान पहुंचाकर उसे मजा आता है। मैं उससे कोई इंतकाम लेना भी नहीं चाहता, इसलिए कि तुमने उसका पूरा कारोबार तबाह करके रख दिया है। और मैं समझता हूँ कि उसने अपनी पूरी उम्र में दूसरों को जितना नुकसान पहुंचाया होगा, उससे कई गुना नुकसान तुमने उसे एक ही झटके में पहुंचा दिया है। और रही बात ओलिवर की, तो ये एक बहुत पुराना वाकया है। जब भी मैं उस वाक़े का तसव्वुर करता हूँ तो मेरा खून खोल उठता है। वो ऐसा वाक़या जिसे दोहराना मेरे लिए बायसे शर्म है। इसलिए मैं तुमसे माजरत चाहूंगा। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुमने उससे इंतकाम लेने की कोई कोशिश तो जरूर की होगी। 12 की, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। वो बेहद चालाक और अय्यार आदमी है। ठीक है मिस्टर पीटर, इस बारे में कोई हतमी फैसला करने से कबल मेरे लिए अपनी साथी से मशवरा करना जरूरी है। ओहो, तुमने अभी तक अपना तारुफ भी नहीं कराया। अगर कोई हरज महसूस ना करो तो बुरा ना मानना मिस्टर पीटर। मैं अपनी असल शख्सियत तुम पर जाहिर नहीं कर सकता। ताहम मेरा फर्दी नाम एलन ग्राहम है और ये फर्दी नाम भी तुम खुद तक ही महदूद रखोगे। ये बुरा मानने की नहीं, खुशी की बात है। अगर तुम इस कदर एहतियात बरतने के आदी ना होते तो ओलिवर के मुकाबले पर कभी टिक नहीं सकते थे। तुम फील्ड के आदमी हो पीटर, इसलिए मामले की तह तक पहुंच गए। तुम्हारी जगह कोई आम आदमी होता तो बुरा मान जाता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये? उसने लकी की तरफ इशारा किया। मेरा नाम लूसी है। लकी जल्दी से बोल पड़ी। हम आपस में दोस्त हैं, मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी बंधन में जकड़ जाएं। खुशी हुई मिस लूसी, उसने कहा। फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होकर बोला, तुमने माइकल को जितनी आसानी से शिकस्त दे दी, वो इतनी आसानी से ज़ेर होने वाला आदमी तो नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मैंने उसे इतनी आसानी से ज़ेर कर लिया। तुमने ये मुकाबला नहीं देखा पीटर? जैक्सन ने कहा। मिस्टर एलन माइकल को बच्चों की तरह खिलाते रहे और जब खुद एक्शन में आए तो चंद लम्हों ही में उसे शिकस्त से दो चार कर दिया। मैं इस बात पर सिर्फ हैरत ही जाहिर कर सकता हूँ, पीटर बुड़बुड़ाया, इसलिए कि वो हर एतबार से मिस्टर एलन से बरतर है। मैं हंस पड़ा। हर एतबार से नहीं मिस्टर पीटर, सिर्फ जिस्मानी तौर पर। और जहाँ फन की बात आती है वहाँ जिस्मानी बरतरी की ज्यादा अहमियत नहीं रह जाती। इसलिए तुम ओलिवर के मद्दे मुकाबिल करार पाए हो। उसके मुकाबले पर आना हर कस व नाकस की बात बिल्कुल नहीं। बहुत वक्त हो चुका है मिस्टर पीटर, मुझे नींद आ रही है।
मेरी रिहाइश के लिए तुम क्या बंदोबस्त करोगे? जैक्सन तुम्हें छोड़ आएगा। और हाँ, उसने दरवाजा खोलकर नोटों की एक गड्डी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। तुम्हें रकम की जरूरत पड़ेगी, ये $10,000 रख लो, मजीद रकम की जरूरत पड़े तो ले लेना। लेकिन याद रखो मिस्टर पीटर, तुम अगर ये समझ रहे हो कि इस तरह तुम मेरे फैसले पर असरअंदाज हो सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है। अब मुझे किसी की खिदमत हासिल करने की जरूरत नहीं रही। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे भी कुछ नहीं कहूँगा। उसके बावजूद भी मैं ये रकम लेकर ज्यादा जेरबार होना पसंद नहीं करूँगा। ओ यार, तुम अहमक हो। इस काम के लिए तो मैं लाखों डॉलर खर्च करने से भी दरेग ना करूं, मगर मैंने कहा ना कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही। तुम तो ओलिवर के खिलाफ वैसे ही बरसरे पैकार हो। जो काम करने के लिए मैं तुमसे कहना चाहता था वो तो तुम वैसे भी करोगे। मुझे तुमसे कुछ कहने की क्या जरूरत है? इनकार मत करो, रकम रख लो। किसी और चीज की जरूरत हो तो वो भी बता दो। मैंने रकम लेकर बेपरवाही से जेब में डाल ली। मुझे फौरी तौर पर मेकअप का सामान दरकार होगा। मैंने उसे कहा, मुझे कागज और कलम दो ताकि मैं तुम्हें मतलूबा अशिया की फहरिस्त तैयार कर दूं। तुम ये सामान सुबह किसी वक्त मुझे भिजवा देना। उसने कलम और कागज मेरे हवाले कर दिया। मैंने कागज पर मतलूबा अशिया लिखने के बाद जल्दी जल्दी चंद अल्फाज घसीट दिए। लकी इस वक्त दूसरी तरफ देख रही थी, इसलिए वो ये नहीं देख सकी कि मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा था, पीटर, कल शाम किसी वक्त मुझे तनहा तलब कर लो। कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान हो सकेंगी। मैंने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। उसने कागज मुझसे लेकर उस पर सरसरी नजर डाली। फिर मैंने उसे चौंकते हुए देखा, लेकिन उसने फौरन ही खुद पर काबू भी पा लिया। ठीक है, उसने सरसरी अंदाज में कहा, सुबह तुम्हें सारी अशिया फराहम कर दी जाएंगी। और अब आखिरी बात, मैंने लकी की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम इस कार में सफर करेंगे या इससे पीछा छुड़ाना जरूरी है? ये कार हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लकी बोली, ज्यादा बेहतर यही है कि जैसे भी हो इससे पीछा छुड़ा ही लिया जाए। जैक्सन, तुम इन्हें दूसरी कार में ले जाओ और इस कार को गैराज में पहुंचा दो ताकि इसका रंग तब्दील किया जा सके। जैक्सन ने हमें चलने का इशारा किया और हम दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त मुझे एक ख्याल आया और मैं पीटर की तरफ पलट पड़ा। कोई शख्स ऐसा है जो मेरी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है। मुझे जहाँ भी ले जाया जाएगा वो ताकुब करेगा और मेरे नए ठिकाने से आगाह हो जाएगा। जैक्सन जानता है कि ऐसे हालात में उसे क्या करना है। तुम बेफिक्र रहो और उसके साथ चले जाओ। अगर किसी ने ताकुब करने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। हम जैक्सन के साथ क्लब से बाहर आए। जैक्सन एक कार की तरफ बढ़ा जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक बावर्दी ड्राइवर मौजूद था। जैक्सन ने झुककर उससे कहा और उसने इस बात में सर हिला दिया। जैक्सन ने हम दोनों को अगली नशिस्त पर बैठने का इशारा किया और खुद अगली नशिस्त पर बैठ गया। कोई शख्स हमारा ताकुब नहीं कर सकेगा। कार रवाना होने के बाद उसने कहा, इसलिए कि हमारे अपने आदमी हमारा ताकुब कर रहे हैं। मैं मुतमईन हो गया। इतना भी बहुत था। अगरचे पीटर और जैक्सन जिस तरह मुझसे मिले वो बजाय खुद मशकूक और पुरस्रार सूरत थी, लेकिन इस पर मैं ज्यादा दिमाग सोजी करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। हमारी नई मंजिल न्यूयॉर्क के फैशनेबल इलाके में वाक़ई एक खूबसूरत बंगला साबित हुआ जहाँ जरूरियात जिंदगी की हर शय मौजूद थी। जैक्सन हमें वहाँ छोड़कर चला गया। मेरा ख्याल है हमें सोने से कबल नाश्ता कर लेना चाहिए, लकी ने कहा। बेहद मुनासिब ख्याल है। वैसे भी सुबह बस होने ही वाली है। लकी जल्दी नाश्ता तैयार करके ले आई। कुछ अंदाजा हुआ कि हमारी निशानदेही करने वाला कौन हो सकता है? नाश्ते के दौरान लकी ने पूछा। ये अंदाजा करना बहुत नामुमकिन सी बात लगती है, मैंने कहा। खुसूसन डी फोस्टर का हवाला सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। और तुमने इस काम के बारे में क्या सोचा जो पीटर तुमसे कह रहा था? उस बारे में तो तुम मुझे बताओगी, मैं उसे क्या जवाब दूं? मैं क्या बताऊं? लकी ने एक तवील सांस ली। अपने डैडी के खिलाफ कोई फैसला देना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि पीटर को साफ जवाब दे दूं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो अक्लमंद आदमी है। पहले ही कह चुका है कि अब तुमसे कोई काम लेने का ख्वाहिशमंद नहीं है, इसलिए कि तुम तो वैसे ही डैडी के खिलाफ काम कर रहे हो। अलबत्ता वो तुम्हारी मदद करता रहेगा और उसे यही सोचकर तस्कीन मिलती रहेगी कि उसने अपने एक दुश्मन को ज़िक पहुंचाने के लिए उसके किसी दुश्मन की मदद की। ये अलग मामला है जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और जहाँ तक बराह रास्त इसकी मदद करने का सवाल है तो मैं साफ इनकार कर दूंगा। तुम ऐसा क्यों करोगे? सिर्फ इसलिए कि उससे तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचेगी। तुम सच कह रहे हो? लकी ने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, तुम मेरी मोहसिन हो। मेरी खातिर तुमने इतना बड़ा खतरा मोल दिया, अपने डैडी से बगावत की, इसलिए तुम्हारे जज्बात का एहतराम करना अब मेरा फर्ज है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई मेरे जज्बात का एहतराम करना तुम अपना फर्ज समझते हो?
लकी की आवाज में जज्बात की आमेजिश महसूस करके मैंने खुशमगीन नजरों से उसे घूरा। सिर्फ उसी जज्बे का एहतराम किया जाता है जो लायक एहतराम हो। मेरी सरजंश से लकी बर वक्त संभल गई। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे जज्बात का इस कदर एहतराम करते हो। नाश्ते के बाद हम बेडरूम में चले गए। लकी मुझे थी कि दोनों एक ही बेडरूम में सोएंगे, मगर मैंने सख्ती से उसकी बात रद्द कर दी, इसलिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर हम होटल में होते तो और बात होती। वहाँ अलग अलग कमरों में रहने से हम दूसरों की नजरों में आ जाते। मैं सोने के लिए लेटा तो दिमाग पर ख्यालात ने यलगार कर दी। जाहिर के बारे में तो मुझे यकीन था कि वो खालिक हकीकी से जा मिला होगा। मैं उसके लिए अफसुर्दा नहीं था। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए वो शहादत के मर्तबे पर फायज हो गया था, मगर उसने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। वो आईने अदम की मुजस्सम तस्वीर था। पहाड़ी सफर के दूसरे ही रोज उसकी जिस्मानी ताकत जवाब दे गई थी, मगर मैं अपनी कुव्वत इरादी के बल पर मजीद 5 रोज तक वो मेरा साथ देता रहा। तहजीब मालिकम एक्स और बुड की फिक्र मुझे अलहदा थी। न मुझे उन दोनों में से किसी की खबर थी और ना ही वो मेरे अहवाल से वाकिफ थे। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं हो सकेगा कि ज़ाहिर अल्लाह को प्यारा हो गया है। उसकी शहादत तहजीब पर ज्यादा असरअंदाज होती इसलिए कि वो तहजीबी की दरियाफ्त था और उसके साथ कई मुहिम्मात में शरीक रह चुका था। मेरा ज़हन भटकता हुआ ओली बाबर की तरफ जा निकला। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो था ही, लेकिन अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। अब शायद इसराइल में उसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं रह गई थी, इसलिए वो इसराइल के लिए बराह रास्त खिदमात अंजाम नहीं दे सकता था। मैंने उसकी पोजीशन जिस कदर खराब कर दी थी, उसके बाद यही बात तो ताज्जुब खेज नजर आती थी कि इसराइली हुकाम ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। यकीनन उसके मादी के कारनामे मद्देनजर रखते हुए उसकी जान बख्शी कर दी गई हो, लेकिन सरकारी तौर पर कोई मुहिम अंजाम देने के लिए उसे नाअहल करार दे दिया गया होगा। इस नुक्ते पर मेरा ज़हन मुर्तकिज होकर रह गया। ओली बाबर बराह रास्त तो इसराइल के लिए कुछ नहीं कर रहा था, मगर यही काम वो बिलवास्ता तौर पर सर अंजाम दे रहा था। उससे उलझकर मेरे हाथ सिवाय वक्त की बर्बादी के और कुछ ना था, जबकि मेरा वक्त बहुत कीमती था। मैंने अपनी जिंदगी का हर लम्हा उस वक्त तक फलस्तीन के नाम कर दिया था जब तक कि फलस्तीन को आज़ादी नसीब ना हो जाती और सरजमीन अरब इसराइल के नापाक वजूद से पाक ना हो जाती। मैं सुकून का सांस नहीं ले सकता था, कोई और काम भी नहीं कर सकता था। जिंदगी की दिलचस्पियों को अपने करीब फटकने का मौका भी नहीं दे सकता था। मेरी तो जिंदगी एक बड़े मकसद के लिए वक्त थी और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दे सकता था कि वो मेरे रास्ते में रुकावटें डालें। इससे कबल मैं ओली बाबर को छूट देता चला आया था और उसकी एक खास वजह थी। तहजीब समेत मेरे तमाम करीबी लोग इस मामले में मुझे अहमक तसव्वुर करते थे। उनका ख्याल था कि ओली बाबर के साथ रियायत बरतना मेरी गलती है, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं था। उसे रियायत देने की एक वजह तो ये थी कि वो एहसास शिकस्त की जिल्लत से दो चार रहे। दूसरी वजह उससे भी बड़ी और अहम थी। उसकी पोजीशन के पेश नज़र उसे इसराइल के लिए बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया जाता था और वो मेरे लिए निस्बतन आसान हदफ साबित होता था। यही वजह थी कि मैंने उसकी जान लेने से हमेशा गुरेज किया था। वो जिंदा रहे, उसे नित नई मुहिम्मात सौंपी जाती रहे और मैं उन्हें नाकाम बनाता रहूं। मगर अब जबकि उसे सरकारी खिदमात से सब कदोश कर दिया गया था, उसका जिंदा रहना या ना रहना मेरे लिए गैर अहम हो गया था। बल्कि अब तो सूरत हाल ही बरक्स हो गई थी। मुझे फलस्तीन के लिए काम करते रहना था, इसलिए कि मंजिल अभी बहुत दूर थी। ओली बाबर के पेश नजर कोई मकसद नहीं रहा था, वो तो बस मुझसे दुश्मनी पर आमादा था और उससे उलझकर वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ हाथ आने की तवक्को नहीं रह गई थी। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि ओली बाबर से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि इस बार मैं पूरी तरह उसके शिकंजे में फंस गया था, मगर उसने मुझे हलाक करने की कोशिश नहीं की। इससे कबल वो इस किस्म की कई कोशिशें कर चुका था और हर बार नाकाम रहा था। एक बार तो उसने बम से भी हमला किया था, जिसमें मेरा मर जाना यकीनी था, बल्कि मेरे मरने की खबरें तक छप गई थी। फिर आखिर वो कौन सा ऐसा ताकतवर मुहर्रिक था जिसने उसे मुझे जिंदा रखने पर मजबूर कर दिया था। जो खराफात उसने मुझे सुनाई थी उनमें किसी हद तक जान तो थी, मगर मैं उन पर यकीन करने को तैयार नहीं था। मादी में उसकी हरकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये फैसला करने में हक बजानिब था कि उसे पहली फुर्सत में मुझे निजात हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। न सिर्फ ऐसा नहीं किया बल्कि उसके बरक्स मेरे फरार के इंतजामात किए। अपनी बेटी तक को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने से दरेग नहीं किया। आखिर क्यों?
इसके ऊपर गौर करते करते मैं नींद की आगोश में पहुंच गया और दिन चढ़े तक सोता रहा। आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। मैं सीधा बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद नहा धोकर बाहर निकला तो मेरे जिस्म पर वही लिबास था जिसे पहनकर मैं सोया था। बदलने के लिए दूसरा लिबास कहां से लाता। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने बेडरूम की दीवार गिरे अलमारी के हैंडल पर एक हैंगर लटका हुआ देखा। उस हैंगर पर कपड़े टंगे हुए थे। मैंने हैंगर उतार कर कपड़ों का जायजा लिया। वो मेरे नाप का जोड़ा था और जब मैं सोकर उठा तो वहां मौजूद नहीं था। गोया जब मैं बाथरूम में था इस वक्त ये जोड़ा वहां लटकाया गया था। शायद लकी ने लटकाया हो, मगर उसके पास कपड़े कहां से आए। मजीद गौर फिक्र किए बगैर मैंने वो कपड़े पहन लिए जो मेरे नाप के साबित हुए। लिबास तब्दील करके मैं बाहर लाउंज में आया जहां एक सोफे पर जैक्सन बैठा था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ। सुबह बखैर मिस्टर एलन। मैं जल्दी आ जाता लेकिन मुझे अंदाजा था कि तुम जल्दी नहीं उठ सकोगे। तो कपड़ों का ये जोड़ा तुम ही लेकर आए हो? मैंने पूछा। कई जोड़े हैं, एक हैंगर पर लटका दिया था, बकिया अलमारी में मौजूद है। मुलाजिम भी ड्यूटियों पर आ गए हैं। जब तक चाहो यहाँ रहो, तुम्हें किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। और जो सामान मैंने मंगवाया था उसका क्या हुआ? वो भी ले आया हूँ, मगर बाद में दूंगा। पहले हम नाश्ता करेंगे। नाश्ता तो हम करके ही सोए थे। उसे तो कई घंटे हो गए, अब तक तो हजम भी हो चुका होगा। फिर मैंने भी यही सोचकर नाश्ता नहीं किया कि तुम दोनों के साथ ही नाश्ता करूंगा। जैक्सन बोला। मिस लूसी भी तैयार हो रही हैं, आने ही वाली होंगी। उनके लिए भी लिबास ले आया हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ, उसने दफादन चौंक कर कहा। क्या तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है? झगड़ा तो कोई नहीं हुआ, मगर तुम्हें यह ख्याल क्यों पैदा हुआ? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। तुम दोनों अलग अलग कमरों में सोए थे, इसलिए। ऐसे लोगों को मैं सख्त नापसंद करता हूँ जो ख्वाह मुख्वाह मेरी जातियात में दखल देने की कोशिश करें। मैंने उसकी बात काट कर कहा। तुमने मुझे पनाह देकर जो मुझ पर एहसान किया है उसके इवज अगर तुम्हें यही करना है तो याद रखो मैं उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जैक्सन का चेहरा उतर गया। मैं माजरा चाहता हूँ, उसने बुझे हुए लहजे में कहा। यकीन करो मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो तुम समझ गए। यकीन करो मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था जो तुम समझे। कोई बात नहीं जैक्सन, मैंने कदरे नरम लहजे में कहा। आइंदा तुम खुद भी ख्याल रखना और पीटर को भी बता देना। वो उन लोगों में से नहीं मालूम होता था जो अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर मेरे मामले में उसे ये हद तक बर्दाश्त करना ही पड़ी। ना बर्दाश्त करता तो नुकसान उठाता। कुछ देर बाद लकी भी तैयार होकर आई और हम इकट्ठे नाश्ते की मेज पर आ गए। बावर्दी वेटर भी थे। नाश्ते के बाद जैक्सन हमें एक कमरे में ले गया। उस कमरे पर हमने पहले कोई तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब हमने उसे खुसूसी तवज्जो से देखा। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था और उसकी दीवारें आईनों से मुज़य्यन थी। हर आईने के सामने पुष्टगाह से महरूम नरम नरम फोम की नशिस्तें थी। गोया ये कमरा दर हकीकत मेकअप रूम था। ये तो मेकअप रूम है, मैंने मुतैराना लहजे में कहा। और मेरी समझ में नहीं आता कि इस बंगले में इतने बड़े मेकअप रूम की जरूरत क्यों महसूस की गई। जैक्सन मुस्कुराया। हमारा कारोबार बहुत वसी है मिस्टर एलन, उसने कहा। इस कारोबार में हमें हर किस्म की जरूरत पेश आ सकती है। मुझे उसके कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने उससे उसके कारोबार के बारे में मजीद कोई सवाल नहीं किया। खैर, मैंने बेपरवाही से कांधे उचकाए। ये बताओ कि मेकअप का सामान कहाँ है? जैक्सन ने मुस्कुराते हुए एक जानिब रखे हुए साइड बोर्ड की तरफ इशारा किया और मैंने उस साइड बोर्ड को खोल दिया जिसकी जानिब उसने इशारा किया था। जितनी चीजें मैंने तलब की थी सब की सब मौजूद थी। मैंने लकी को एक आईने के सामने बैठने का इशारा किया और उसका मेकअप करने लगा। जैक्सन बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने लकी के चेहरे में इतनी तब्दीलियां कर दी कि अब उसका बाप भी उसे बतौर अपनी बेटी लकी हावर्ड के शनाख्त नहीं कर सकता था। तुम बहुत माहिर मेकअप मैन हो मिस्टर, तुम बहुत माहिर मेकअप मैन हो मिस्टर एलन, जैक्सन ने मुतैराना नजरों से लकी को देखते हुए कहा। महारत कहाँ? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। बस यूं ही कुछ थोड़ा बहुत सीख रखा है जो काम आ जाता है। तुम इंतजार से काम ले रहे हो, वरना मैंने बहुत से माहिरों को मेकअप करते देखा है और किसी को भी इतने कम वक्त में इस कदर उम्दा मेकअप करते नहीं देखा। उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैं एक आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप करने में मसरूफ हो गया। एक बात पूछूं एलन? थोड़ी देर बाद जैक्सन ने झिझकते हुए कहा। कहो, क्या बात है? मैंने अपने सर पर बालों की दूसरी विग जमाते हुए कहा। तुम्हारे सर के बाल गैर मामूली तौर पर झुलसे हुए हैं। क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुम्हारे बाल इस बुरी तरह कैसे झुलस गए? हम जैसे लोगों के लिए ये कोई गैर मामूली बात नहीं है।
हमें जिस किस्म के हालात से गुजरना पड़ता है, इनमें हमें अपनी जिंदगी का भरोसा ही नहीं होता। जख्मी हो जाना तो बहुत मामूली बात है। जैक्सन समझ गया कि मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। उसे ये अंदाजा भी हो गया कि अब उसने कोई सवाल किया तो पहले की तरह मैं उसे रुखाई से जवाब दे सकता हूँ, इसलिए उसने फिर कोई सवाल नहीं किया। वैसे उसके अंदाज से साफ पता चल रहा था कि वो मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन है। ये कोई ताज्जुब की बात भी नहीं थी। आदमी तो फितरतन तजस्सुस पसंद है और जिस सिलसिले में कोई वाकफियत ना हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है, और जो चीजें एलानिया तौर पर उसके सामने आ जाए उसे कोई अहमियत नहीं देता। मिस्टर पीटर और जैक्सन के लिए मेरी शख्सियत इसरार के गहरे पर्दों में छुपी हुई थी। उन्हें ये अंदाजा भी था कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, इसलिए वो तजस्सुस में मुब्तला थे। चूंकि मैं उनके काम का आदमी था, इसलिए ये तजस्सुस और भी ज्यादा हो गया था। मैंने मुकम्मल खामोशी के दौरान मेकअप किया। इसी दौरान मैं लकी आईने के सामने बैठी मुख्तलिफ जावियों से अपने चेहरे का जायजा लेती रही थी, और जैक्सन की तवज्जो ज्यादातर मुझ पर ही मरकूज रही थी। उसे हैरत थी कि मैं इतनी तेजी से किस तरह चेहरे में गैर मामूली तब्दीलियां कर देता हूँ। उसे क्या मालूम था कि अगर मैं इस फन से नावाकिफ होता तो इस मैदान में इतनी दूर तक कभी नहीं निकल सकता था। मैं कब का मारा जा चुका होता। लकी आवर चूंकि पहले भी मेरे मेकअप के कमालात देख चुकी थी, इसलिए उसे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। अब मिस्टर जैक्सन ये बताओ कि मुझे पहचाना तो नहीं जा सकता। मेकअप से फारिग होकर मैंने जैक्सन की तरफ मुड़ते हुए उससे सवाल किया। हरगिज़ नहीं, जैक्सन ने कहा। तुमने मेरे सामने मेकअप किया है, उसके बावजूद मुझे शुबा हो रहा है कि तुम वो नहीं हो जो कुछ देर पहले थे। हाँ, इस बार अपने जले हुए बाल होने के बायस मुझे ज्यादा आसानी हो गई। विग के जरिए सर के बालों का स्टाइल और मसनूई बमों के इस्तेमाल से आदमी वैसे ही अच्छा खासा नाकाबिले शनाख्त हो जाता है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर तुमने तो अपने पूरे चेहरे की साख्त ही बदल डाली है। नाक, ऊन, ठोड़ी, सभी कुछ तो बदल दिया। हाँ दोस्त, ये ना हो तो मेकअप क्या हुआ। ये तो बहुत जल्दी में किया गया मेकअप है, वरना जिल्द की रंगत तक तब्दील हो सकती है। मुझे मालूम है, जैक्सन ने कहा, लेकिन मैंने अभी तक मेकअप का कोई ऐसा माहिर नहीं देखा जो चेहरे में इस कदर तब्दीलियां कर सकता हो। तुमने फिल्मों वाले मेकअप मैन देखे होंगे, मैंने हंस कर कहा, जो सिर्फ दाढ़ी मूंछों के जरिए शक्लें तब्दील कर देते हैं। वो भी कोई आसान काम तो नहीं है मिस्टर एलन, जैक्सन बोला, और ना ही हर किसी के बस का रोग है। हाँ, वो मेकअप भी सफाई के साथ करना एक आर्ट है, मगर अब ये फन बहुत तरक्की कर चुका है। अगर पहन लिया जाए तो उस दूसरे शख्स की मुकम्मल सूरत इख्तियार की जा सकती है। फिल्मों में तो खैर ज्यादातर चीजें कैमरे का कमाल होती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर चेहरे और जिस्मानी साख्त में किसी कदर मुमासलत हो तो इस तरह का मेकअप भी मुमकिन है। चेहरे और जिस्मानी साख्त में मुमासलत से क्या मुराद है मिस्टर एलन, जैक्सन ने पूछा। उसके लहजे से गहरी दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। मकसद ये है कि किसी लंबे शख्स पर किसी पिस्ता कामत शख्स का मेकअप करना इसलिए नामुमकिन है कि उसका कद छोटा नहीं किया जा सकता। इस तरह जिस शख्स का चेहरा लंबूतरा हो उस पर किसी गोल चेहरे वाले शख्स का मेकअप करना अमलन नामुमकिन है। थोड़े बहुत फर्क को तो मेकअप के जरिए दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर फर्क बहुत ज्यादा हो तो मेकअप भी बेबस हो जाता है। क्या तुम किसी दूसरे शख्स का मास्क तैयार कर सकते हो, जैक्सन ने पूछा। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया, मगर ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें वक्त भी काफी सर्फ होता है। क्या तुम मुझे मेकअप करना सिखा सकते हो, जैक्सन ने बड़े इश्तियाक से पूछा। इसका इंतजार तो इस बात पर है कि मैं यहाँ कितना अरसा क़याम करता हूँ और ये कि तुमने पहले भी कुछ सीख रखा है या नहीं। नहीं, इस मामले में मैं बिल्कुल ही कोरा हूँ। पहले मुझे कभी मेकअप सीखने का ख्याल भी नहीं आया। हालांकि तुम्हें मेकअप आना चाहिए, तुम्हारे पेशे के लिए भी मेकअप बहुत जरूरी है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बवक्ते जरूरत हमारे काम आते रहते हैं, लेकिन जैसा कि तुमने कहा है कि वो बस दाढ़ी मूंछों के जरिए ही शक्ल तब्दील कर सकते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं आता। जब तुमने आज से पहले मेकअप सीखने की कोशिश नहीं की तो अब तुम्हें अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? मुझे तो अब भी ख्याल ना आता, लेकिन तुम्हारी महारत देखकर मुझे भी मेकअप सीखने का इश्तियाक पैदा हो गया है। ठीक है, मुझे चूंकि फिलहाल और कोई काम नहीं, इसलिए मैं तुम्हें मेकअप सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेकअप की थ्योरी समझना पड़ेगी। मैं तैयार हूँ मिस्टर एलन, जैक्सन ने खुश होकर कहा। तुम मुझे बहुत अच्छा शागिर्द पाओगे। मैंने मेकअप के बारे में एक लेक्चर देना शुरू कर दिया। जैक्सन बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसे चेहरों की मुख्तलिफ साख्त के बारे में बताया, फिर बालों की इकसाम पर बहस की। जरा ही देर में लकी बोर हो गई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, लकी ने मुझसे कहा। पढ़ाई खत्म हो जाए तो तुम भी चले आना। हाँ तुम जाओ, ये सबक तो कम अज कम 1 घंटे मजीद जारी रहेगा।
मैंने कहा और जैक्सन की तरफ मुतवज्जो होकर दोबारा लेक्चर देना शुरू कर दिया। बालों की इकसाम बयान करने के बाद पेशानी, भवों, पलकों, आंखों, नाक, कान, होंठ और ठोड़ी की बनावट की मुख्तलिफ इकसाम बयान की। ये सब इंतहाई खुश्क और इल्मी बातें थी जिनसे जैक्सन बोर हो गया। मुझे भी उससे यही तवक्को थी। वो समझ रहा था कि मैं उसे बराह रास्त मेकअप करने की तरबियत देना शुरू करूंगा, मगर मैंने इल्मी किस्म की बातें शुरू कर दी थी। क्या मेकअप करने के लिए इन तमाम बातों से वाकफियत होना जरूरी है? मेरे तवील होते हुए लेक्चर से तंग आकर उसने सवाल किया। अच्छा जरूरी है मिस्टर जैक्सन, मैंने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। अभी तो मैं तुम्हें चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता रहा हूँ, फिर ये बताऊंगा कि किस किस्म की बनावट को किस किस तरह तब्दील किया जा सकता है। उसके बाद ये बताऊंगा कि मेकअप के लिए क्या सामान जरूरी होता है, और फिर ये बताऊंगा कि इनमें से हर चीज का इस्तेमाल कैसे होता है। तब कहीं जाकर तुम्हारी मालूमात मुकम्मल होंगी। इतना तो तुम भी समझे होगे कि जब तक कोई शख्स बुनियादी मालूमात से महरूम हो, एक कदम भी उठा नहीं सकता। वो तो ठीक है मिस्टर एलन, लेकिन तुम मुझे अमली तरबियत कब देना शुरू करोगे? जैक्सन ने बुखला कर पूछा। जब तुम तमाम बुनियादी बातों पर हावी हो जाओगे, उसके बाद ही अमली तरबियत शुरू हो सकेगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फैली हुई बुखलाहट हवा होगी और उसने घबराए हुए अंदाज में पूछा, हावी होने से तुम्हारी क्या मुराद है? जो कुछ मैं तुम्हें बताऊं वो तुम्हें अजबर हो जाना चाहिए, मैंने बड़े इत्मीनान से कहा। उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। यानी जो कुछ तुम बता रहे हो उसका इम्तिहान लोगे? उसने अटक अटक कर कहा। बिल्कुल, मैंने सर हिलाकर कहा। इसके बगैर मुझे कैसे इल्म होगा कि जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हारी समझ में आया भी है या नहीं? उसकी आंखों में मायूसी के तासरात नजर आए। क्या तुम मुझे अमली तरबियत नहीं दे सकते? उसने उम्मीदों वहम से कहा। नहीं, मैंने सर को मनफी जुम्बश देकर कहा। जब तक थ्योरी पर उबूर न हो, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। दरअसल ये सब बड़ी खुश किस्म की बातें हैं, इन्हें याद रखना मेरे लिए दुश्वार होगा। फनी बातों में रंगीनियां शामिल करना मेरे बस से बाहर है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। वो खामोश हो गया। कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर घड़ी देखता हुआ बोला, ओह मुझे एक काम से जाना है, शाम को फिर वापस आऊंगा। क्या तुम कहीं बाहर जाओगे? नहीं, मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। वो चला गया और उसके जाने के बाद मैं लकी के कमरे में चला गया। वो बेड पर लेटी हुई थी, मुझे देखकर उठ बैठी। तुम तो इन लोगों से इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारी इनसे बरसों की जान पहचान हो, उसने कहा। मैं वही करूंगा जो मुनासिब समझ रहा हूँ, मैंने बैठते हुए कहा। अगर तुम इसे मुनासिब नहीं समझती तो बता दो, फिर जो तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। मालूम नहीं ये लोग कौन है, इन पर आंख बंद करके भरोसा करना मुनासिब नहीं मालूम होता। मुझे भी नहीं मालूम होता, मैंने कहा। तब तो तुम्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए, मगर तुम्हारे रवैये से बिल्कुल भी नहीं मालूम होता कि तुम मोहतात हो। तुम कहती हो तो मैं अपने रवैये से उन्हें एहसास दिला दूं कि मैं उनकी तरफ से मशकूक हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, लकी गड़बड़ा कर बोली। तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं बल्कि सही समझ रहा हूँ। यही मेरा रवैया है जिससे तुम ये समझी कि मैंने उन पर एतबार कर लिया है। खैर, लकी एक तवील सांस लेकर बोली, तुम अब ये बताओ कि तुमने क्या करने का फैसला किया है। सच्ची बात तो ये है कि मैं अभी तक किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच सका हूँ, और किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर मैं कोई फैसला कर ही नहीं सकता। तुम किस सिलसिले में उलझन का शिकार हो, मुझे बताओ। मैं ना तजुर्बेकार ही सही, मगर मुमकिन है तुम्हें कोई कारआमद मशवरा दे सकूं। जिन उलझनों में मैं गिरफ्तार हूँ, तुम इनका कोई हल पेश नहीं कर सकोगी। फिर भी आकर बताने में हर्ज क्या है? लकी ने इसरार किया। यूं भी बातें करने से बाज़ औक़ात बहुत सी गिरें खुल जाती हैं। सबसे बड़ी उलझन तो ये है कि पीटर और जैक्सन एंड कंपनी ने हम पर यूं आंख बंद करके एतबार क्यों कर लिया। उन्होंने आंख बंद करके तो एतबार नहीं किया, उन्हें एक गुमनाम फोन मौसूल हुआ, मगर उन्होंने उस पर यकीन करने से कबल अपने तौर पर तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान लिया, जिससे उन्हें अंदाजा हो गया कि फोन पर मिली हुई इतला गलत नहीं थी। इस मामले में तो उलझना ही फजूल है। गौर करना है तो इस बात पर करो कि वो फोन कॉल किसने की थी। उस पर तो हमसे ज्यादा जैक्सन और पीटर को गौर करना चाहिए। सबसे ज्यादा तशवीश पीटर को होनी चाहिए कि उसकी ओलिवर से दुश्मनी का इल्म किसी और को कैसे हो गया। जरूरी तो नहीं कि ये कोई डकी छुपी बात हो, मुमकिन है इस बात से बहुत से लोग वाकिफ हों कि डैडी से उसकी दुश्मनी है। ये बात मान ली जाए तो उन्हें और ज्यादा तशवीश होनी चाहिए थी। इस बात से उनका कोई दुश्मन या कारोबारी उरीफ भी तो फायदा उठा सकता है। बात तो समझ में आती है, लकी ने सारी लाया, मगर ये इम्कान है कि उन्होंने इस पहलू पर गौर ना किया हो।
अगर उन्होंने इस पहलू पर गौर नहीं किया तो मैं उन्हें दूध पीता बच्चा करार दूंगा। मगर मुश्किल ये है कि दूध पीते बच्चे खुद इतना बड़ा कारोबार ना तो कर सकते हैं और ना ही संभाल सकते हैं। लकी ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम इस कदर एतराज़ात कर रहे हो, खुद ही बताओ कि उनके इस रवैये का तुम क्या तजिया करोगे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने हम पर एतमाद नहीं किया है, मैंने धीमी आवाज में कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? लकी हैरान होकर बोली। बेएतबारी की कोई अलामत नजर तो नहीं आती। उन्होंने $10,000 यूं ही तुम्हारे हवाले कर दिए, आला दर्जे की रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया। हम पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई और ना ही हमारी निगरानी की जा रही है। जिस तरह मैंने अपने रवैये से ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे उन पर एतमाद नहीं, उसी तरह उन्होंने भी जाहिर नहीं किया। अगर उनकी तरफ से अदम इत्मीनान का जर्रा बराबर भी इजहार हो जाए तो हम मोहतात हो जाएंगे। मोहतात हो जाएं तो कोई गलती नहीं करेंगे और वो कभी हमारी असलियत तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? लकी हैरत से बोली। तुमने उनसे कौन सा झूठ बोला है जो मोहतात या गैर मोहतात रहने का सवाल पैदा होता है? मैं इस मफरूजे के तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ कि उन्हें किसी साजिश का शुबा हो, मैंने झुंझला कर कहा। ओह हाँ ठीक है। लकी गड़बड़ा गई। मगर इस तरह भी तो उन्हें हमारी असलियत के बारे में तो कभी मालूम नहीं हो सकेगा। बहुत से ज़राए हैं, मसलन उन्होंने हमारी खुफिया निगरानी का बंदोबस्त कर रखा हो। अगर हम बाहर निकल कर किसी से राब्ता कायम करने की कोशिश करें तो हमारा ताकुब करके वो इस बात का सुराग लगा लें कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं। और इस किस्म का काम करने वाला कोई शख्स इतनी बड़ी हमाकत नहीं कर सकता। मैंने तो मिसाल के तौर पर एक बात कही थी। तुम क्या समझती हो ये मुलाजमीन भी तो उन्हीं के आदमी है। हमारी तरफ से कोई भी मशकूक बात हो, इसकी रिपोर्ट फौरन ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। ये भी बहुत कमजोर बात है। लकी ने नफी में सर हिलाया। अगर हम कोई मुंजे हुए एजेंट हैं तो कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जो मुलाजमों के इल्म में आ जाए। किसी हद तक मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन बात यहीं पर तो खत्म नहीं हो जाती। यहाँ ऐसा कोई आला भी तो पोशीदा हो सकता है जिसके जरिए हमारी गुफ्तगू कहीं और सुनी जा सके। नहीं है, लकी रवानी में कह गई और मेरे होंठों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई। झोंक में ये जुमला अदा करके उसने खुद को बेनकाब कर दिया था। अगर वो कोई आम सी लड़की होती तो कभी इन चीजों की परवाह न करती, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक उसने जासूसी की तरबियत हासिल कर ली थी, जिसकी तस्दीक उसकी इस बात से हो गई जो बेइख्तियारी में उसके मुंह से निकल गई थी। यकीनन उसने कमरे की अच्छी तरह तलाशी ले ली थी। ये काम मैं भी कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया, इसलिए कि मेरे दिल में चोर नहीं था। अगर इस किस्म का कोई आला वहाँ पोशीदा होता तो मेरी सेहत पर उसका क्या असर पड़ सकता था। लकी बुखला गई थी। उसे एहसास हो गया कि उससे क्या गलती सरदर्द हो गई, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर बात बनाने की कोशिश करती तो उसकी पोजीशन और खराब हो जाती। बात बनाने के लिए उसे कोई अहमकाना या बचगाना जवाब पेश करना पड़ता, और इस बात का अंदाजा उसे भी था कि मुझ जैसा शख्स आसानी से नहीं बहल सकता। मैं चाहता तो लकी को गिरफ्त में ले सकता था, मगर उस पर यह जाहिर करना कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ हो गया हूँ मेरी मसलियत के खिलाफ था। इसलिए मैंने उसके जुमले पर खुद ही पर्दा डालने का फैसला किया और अपनी मुस्कुराहट को एक जोरदार कहके में तब्दील कर दिया। हो ना अगर होरी बावड़ की बेटी, मैंने कहा, जासूसी के जरासीम तो तुम्हारे खून में शामिल होंगे। मेरी बात सुनकर लकी के चेहरे पर गहरी इत्मीनान की झलक नजर आई। मुझे उन लोगों का रवैया कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि तलाशी ले ली जाए। लेकिन तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि यहाँ जासूसी का कोई आला मौजूद नहीं? मैंने पुरतफिक्र अंदाज में कहा। मैंने बड़ी बारीक बीनी से तलाशी ली है, लकी ने कहा, मगर उसके चेहरे पर दोबारा घबराहट के आसार उभर आए थे। मेरा मतलब है अमेरिका ने इस कदर तरक्की कर ली है, मुमकिन है कोई आला इस किस्म का हो जिसे तुम पहचान ना सकी हो। मुझे ऐसी कोई चीज भी नहीं मिली जिस पर ऐसे किसी किस्म के आले का शुबा भी किया जा सके। लकी ने संभाला लेकर कहा, मैंने डैडी के पास ऐसे बहुत से हालात देखे हैं और मुझे उनकी पहचान भी है। मैंने यूं सर हिलाया जैसे लकी के इस इकदाम से बेहद मुतमईन हुआ हूँ। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़हमत हो रही होगी, कभी मौका मिला तो तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो इंतहाई बुरा मानने की अदाकारी करते हुए बोली। दोस्त के लिए कुछ किया जाए तो क्या वो एहसान होता है? मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैंने कहा, और उसने इत्मीनान की गहरी सांस ली जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मालूम नहीं ये लोग कौन है और क्या चाहते हैं। उसने कहा, तुम जैसे तजर्बेकार आदमी को मशवरा देना अजीब सा लगता है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी रवैये में बहुत बेपरवाही है। इसी बेपरवाही में तो उम्र गुजरी है। जब तक कोई खतरा महसूस ना किया
जब तक कोई खतरा महसूस ना हो क्या किया जा सकता है? तुम्हें इस बात पर भी तशवीश नहीं कि आखिर वो हम पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? क्यों ना हो, मैं मुस्कुराया, जबकि पीटर मुझे साफ साफ बता चुका है कि वो मुझे तुम्हारे डैडी के खिलाफ इस्तेमाल करने का ख्वाह है। ओह हाँ, तुमने इस सिलसिले में क्या सोचा? मुमकिन है इस बारे में वो दोबारा तुमसे पूछे। एक बार तो मैं उसे तुम्हारे सामने ही जवाब दे चुका हूँ, दोबारा के लिए तुम मुझे बता दो कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। लेकिन ने जवाब देने में खासे तामिल का मुजाहरा किया। बात यह है कि वो कुछ भी सही मगर हैं तो मेरे डैडी। अब तुम ही बताओ, कोई बेटी अपने बाप का कैसे बुरा चाह सकती है? मैं समझता हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में उसे साफ मना भी कर दूंगा। वो खुश हो गई। वो शायद ये समझ रही थी कि मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई है।